अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो भी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग में पैटर्न यूज होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो Node.js के साथ में मोस्ट कॉमनली क्या होता है, MVC पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको MVC पैटर्न नहीं पता तो सिंपली आप गूगल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल किया MVC पैटर्न, काफी सारे आर्टिकल्स या फिर आपको जो है लिंक्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप MVC पैटर्न्स को समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स का है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको MVC पैटर्न का डायग्राम भी मिल जाता है। बेसिक अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से इस डायग्राम के जरिए भी आप समझ सकते हैं। जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो उसको क्या करती है कंपनीज, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उतनी ज्यादा टीम रहेंगी और हर टीम क्या करती है, सेपरेट टॉपिक पर काम करती है। मान लीजिए कोई यूआई पर काम कर रहा है तो कोई बैकएंड पे काम कर रहा है और कोई डेटाबेस पे काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको समझना है एमवीसी पैटर्न को। व्यू क्या करेगा, व्यू रहेगा यूआई लेयर, यानी यूजर जो भी देख सकता है ना उसको हम कहते हैं व्यू। मान लीजिए ये जो हमारा वेलकम टू फूड सर्वर ऐप है तो ये यूआई है, या फिर कोई भी वेबसाइट आप ब्राउज करते हैं जो इंटरफेसेस को हम कहते हैं यहाँ पर व्यू। तो इस व्यू को हम क्या करते हैं, सेपरेटली हैंडल करते हैं। उसके बाद में हमारे पास होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमारे पास होता है बिजनेस लॉजिक, यानी आपके एप्लीकेशन में क्या फंक्शनैलिटी है और कौन से इवेंट फायर होने पे वो क्या करने वाले हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर कंट्रोलर। मान लीजिए हमारे बैकएंड के केस में हो सकता है जितने भी CRUD ऑपरेशन रहेंगे वो कंट्रोलर की मदद से जो है हैंडल होंगे। उसके बाद में होता है मॉडल। मॉडल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे डेटाबेस का, यानी आपके डेटाबेस में क्या चीजें हैं और कंट्रोलर के एग्जीक्यूट होने के बाद वो मॉडल क्या चीजें जो है अपडेट करके यूजर को प्रेजेंट करेगा। यूजर मतलब जो भी व्यू पे इम्पैक्ट होगा उसका, और एंड यूजर में क्या करेगा, यूजर व्यू की मदद से देख सकता है उसको क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है एमवीसी पैटर्न काम करता है। इसमें देखिए डेडिकेटेड टीम्स होती है कंपनीज में, तो सेपरेटली मॉडल पर अलग काम करते हैं। मॉडल मोस्टली जो है डेटाबेस स्कीमा डिजाइनिंग पे काम होता है। उसके बाद में कंट्रोलर के अंदर बिजनेस लॉजिक यानी बैकएंड डेवलपर कंट्रोलर संभालते हैं। उसके बाद में फ्रंट एंड वाले व्यू को जो है यहाँ पर हैंडल करते हैं। डेटाबेस के लिए मॉडल का इस्तेमाल होता है। लास्ट में जो भी इनका कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, जिसे यूजर को हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है ना इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपको कुछ फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट करना है। पहले इसको हम क्या करेंगे, सारे फोल्डर्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो आपको क्या करना है, रूट में एक राउट्स के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। राउट्स में क्या करेंगे, जितने भी हमारे एप्लीकेशन में राउट्स रहेंगे उसको हम इस फोल्डर के अंदर हैंडल करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। सो मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, सारे मॉडल को यहाँ पर ऐड करेंगे। क्योंकि हम NoSQL डेटाबेस देख रहे हैं तो इसमें हमको जो है स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है। तो जितने भी स्कीमा रहेंगे हम यहाँ पर इस मॉडल के अंदर उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर्स के लिए। तो कंट्रोलर जितने भी अपने फंक्शन है, देखिए कंट्रोलर में क्या रहेगा, कॉल बैक फंक्शन रहेगा। क्योंकि हम Node.js देख रहे हैं ना, तो जितने भी फंक्शन रहते हैं उसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो जितने भी कॉल बैक फंक्शन रहेंगे इस कंट्रोलर के अंदर हम उसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डेटा, सो आप कॉन्फ़िग के नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है कुछ प्री डिफाइंड डेटा हो, तो डेटा के लिए आप एक डेटा का फोल्डर बना सकते हैं। देखिए सब कुछ फोल्डर यूज होंगे इसकी गारंटी नहीं होती है, बस ये एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। आप चाहे तो डेटा का फोल्डर डिलीट भी कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। इसी के साथ में हमारे पास होता है मिडलवेयर के नाम से। सो मिडलवेयर, जितने भी अपने पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर या फिर कस्टम मिडलवेयर हम क्रिएट करेंगे तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। मिडलवेयर क्या है, सिंपली नेक्स्ट फंक्शन है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से पहले क्या होगा, मिडलवेयर यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर मिडलवेयर एग्जीक्यूट होता है तभी जो हमारा कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। आगे हम देखेंगे इसको। इसके अलावा आप जो यूटिलिटी फाइल्स भी बना सकते हैं। सो यूटिल्स के नाम से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर बना देंगे यूटिल्स। तो इतने फोल्डर्स इनफ है। व्यू के लिए हम इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि हम यहाँ पर रेस्ट एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अगर इसी के साथ में कोई यूआई देखना रहता है जैसे कि हैंडल बार या फिर पग, Node.js के साथ में जो डायरेक्ट यूज होता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिक का फोल्डर क्रिएट करेंगे या फिर व्यू का फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर फिर हमारे पास सारा व्यू डेटा रहेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेस्ट एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इतना फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे लिए इनफ है। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर हमारे लॉजिक को डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट नाम से क्रिएट कर लेते हैं, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए हम यहाँ पर करेंगे। सो राउट के अंदर एक न्यू फाइल और इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट राउट डॉट जेएल। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को यहाँ पर रिक्वायर करेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना राउटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो राउटर ऑब्जेक्ट, कैसे राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे हमने रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना ऐप की मदद से,
उसी तरीके से एक राउटर के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस को हम यहाँ पर यूज करेंगे, डॉट लगाएंगे और इसके अंदर हमको राउटर का फंक्शन मिलता है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि हमारा बन चुका है। इसको हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है ताकि कोई भी फाइल में हम इसको यूज कर पाए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट फिर एक्सपोर्ट्स फिर इक्वल टू, और राउटर को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सारे राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। कौन से राउट्स, जो भी रहेंगे, गेट, पुट, अपडेट, डिलीट, तो जितने भी रहेंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि एक राउट बना लेता हूँ, टेस्ट है तो टेस्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर। राउटर के अंदर हम क्या करेंगे, गेट मेथड देख लेंगे, तो हम इसको ब्राउजर में इजीली चेक कर सकते हैं। और इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर, या फिर यूजर ने टेस्ट यूजर, टेस्ट डैश यूजर, और उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एमवीसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर के लॉजिक को भी डिवाइड करेंगे। कैसे, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, और यहाँ पे एक टेस्ट कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे। सो आप डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है नीचे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और टेस्ट यूजर कंट्रोलर इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम इसको कॉल बैक फंक्शन बना लेंगे, सो एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, फिर करली ब्रेसिस, क्योंकि मल्टीपल भी हमको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ सकते हैं, इसीलिए मैं लिखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। कुछ इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट राउट में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपने ऑटो इंपोर्ट का एक्सटेंशन यूज किया होगा ना, यानी इंस्टॉल करके रखा होगा, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटेलिजेंस मिलेगा। मैं लिखता हूँ टेस्ट यूजर, तो देखिए सजेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए कोई भी एरर अपने पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जो है ना लॉजिक बिल्डअप करेंगे। सो ये कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। और आप चाहें तो ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। सो ट्राई और कैच, कैच में सिंपल हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। सो CLG लिखें आप, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी एरर है ना, सो एरर इन टेस्ट API, और इसके बाद में क्या करता हूँ, जो भी एरर का ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ। ट्राई में हम क्या करेंगे, वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करना है, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस इसको कर देंगे 200, दैट मीन्स ओके रिक्वेस्ट। और उसके बाद में सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं करता हूँ सक्सेस यहाँ पर प्रूव, उसके बाद में एक मैसेज हम यहाँ पर सेंड करा देंगे। सो मैसेज टेस्ट यूजर डेटा API। और भी अगर आपको कुछ पास कराना है तो आप कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अभी हमने यहाँ पर कंट्रोलर और राउट क्रिएट कर लिया। इसके बाद में हमको क्या करना है, सर्वर डॉट जेएस में इसको बताना है कि हमारे पास टेस्ट के नाम से जो है राउट क्रिएट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कमेंट बना ले राउट के नाम से, या फिर आप क्या कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मिडल वेयर्स के बाद में और मेन राउट से पहले। ये जो मेन राउट है ना अपना, देख सकते हैं ये अपना मेन राउट है। सो इसको आपको नीचे रखना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सारे राउट्स को इंपोर्ट करेंगे। कैसे, ऐप डॉट यूज का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने राउट लिखा ना स्लैश, तो नेमिंग कन्वेंशन क्या है, यहाँ पर /API स्लैश फिर एप्लीकेशन का वर्जन। तो हमारी एप्लीकेशन का वर्जन है V1। उसके बाद में स्टार्टिंग का राउट, कि कौन सी फाइल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कौन सी जो है इसमें मेन फंक्शनैलिटी है। जैसे कि हमारे इसमें टेस्ट की फंक्शनैलिटी, इसीलिए हमने यहाँ पर टेस्ट लिखा। उसके बाद में आप डायरेक्टली जो है रिक्वायर यूज कर सकते हैं। रिक्वायर में आपको उस राउट का नाम यहाँ पर ऐड कर देना है, जैसे कि डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है टेस्ट राउट। डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ES6 यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स यूज कर रहे हैं तब आपको डॉट जेएस लिखना पड़ता है। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको अब हम टेस्ट कर लेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, गेट मेथड है तो डायरेक्टली हम ब्राउजर में इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं है अपने पास, अपने मेन मेथड्स कहाँ पर है, इस टेस्ट राउट के अंदर है। तो इसको हमको टेस्ट करना है, कौन सा, टेस्ट यूजर को। तो चलिए चलते ब्राउजर पे। अभी हमारा URL कैसा है, लोकल होस्ट ETT। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। सो API स्लैश V1, फिर उसके बाद में हमारे पास है टेस्ट, टेस्ट के बाद में हमारे पास है टेस्ट डैश यूजर। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो देखिए जेसन डेटा अपने पास बराबर से आ रहा है। आप चाहे तो इसको H1 में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं H1 में भी कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ H1 टेस्ट यूजर डेटा।
सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस ब्राउज़र में और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए टेस्ट यूज़र डेटा, तो परफेक्टली हमारे पास जो है एपीआई काम कर रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके हमारी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इससे एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है और इनकेस कोई और डेवलपर को भी इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। काफ़ी कोड हमारा यहाँ पर क्लीन हो जाता है। और एक चीज़ नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर बराबर से मॉर्गन क्या कर रहा है, हमारे को एपीआई बता रहा है कौन सी एपीआई हिट हुई है। देख सकते हैं आप, मेथड है गेट, उसके अलावा इसका एंड पॉइंट, स्टेटस कोड, कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हुआ, ये सब कुछ आपको इस मॉर्गन पैकेज की मदद से देखने मिल जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।